नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब UPSSC PET के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र बुक से कवर कर रहे हैं। आज हम सब इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब देखिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुल 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारा यह भारतीय इतिहास के अंतर्गत 13वां यानी कि अंतिम चैप्टर है। देखिए आज हम लोग जब इसको कवर कर लेंगे तो हम सब भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो 5 नंबर है उसको हम सब पूरा कर लेंगे, यानी हम लोग जो है 5 नंबर कवर कर चुके होंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग अभी पीछे का सभी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप सब, चैप्टर का नाम है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया कि 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख यानी नाजिन मौलवी मुइज उद्दीन थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख यानी नाजिन जो थे वह मौलवी मुइज उद्दीन थे, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला हम सब पॉइंट देखते हैं। देखिए इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए आप सब, 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। अगला हम सब पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विलिंगसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विलिंगसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी। और देखिए सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए, इसे भी याद रखिएगा कि सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। अगला पॉइंट है कि विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। और देखिए राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना की गई थी वह 15 अगस्त 1906 को की गई थी। और देखिए सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा सैडलर आयोग का जो संबंध है वह शिक्षा से संबंध है। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि सैडलर आयोग के सदस्यों में कौन 2 भारतीय थे, तो देखिए पहला डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे और दूसरा नंबर के डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे हम सब देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। यह भी पूछ लेता है कि मैकाले ने भारत में किस भाषा की शिक्षा का समर्थन किया था, तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का समर्थन किया था। और देखिए भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो देखिए इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। देखिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। पूछता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो देखिए इसे याद रखिएगा, 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि डीके कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट दिया है कि ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे और डीके कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। अगला पॉइंट है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। और देखिए, 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए, पूछ लेता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो देखिए राजा राम मोहन राय, आप इसे जरूर इनका नाम याद रखिएगा। और देखिए, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, याद रखिए। देखिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो याद रखिएगा बंगाल गजट जो था यह भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला पॉइंट है कि 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया, याद रखिएगा। देखिए, जे.ए. हिक्की द्वारा बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया गया। और लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। तो बस आप यही याद रखिएगा यहाँ पर कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया। ये पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे हम सब देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। और देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया, यह भी याद रखिएगा। और देखिए, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, इसे भी याद रखिएगा। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। और देखिए, इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में काश्रे देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को, यह भी याद रखिएगा। इंडियन मिरर की स्थापना जो है इसका श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी, याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था 1868 में कलकत्ता में। अगला पॉइंट है कि गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस एन बनर्जी ने ले लिया। और देखिए, प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे, इसे भी याद रखिएगा। तो प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। और देखिए, यहाँ पर जो अगला पॉइंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, आप सब बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। देखिए, यहाँ पर पूछ लेता है कि मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे या केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे, याद रखिएगा वो बाल गंगाधर तिलक थे, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है, देखिए, बांग्ला साप्ताहिक यानी सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन
1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आरंभ किया था। इसे भी याद रखिएगा। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। और देखिए फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी था, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि फ्री प्रेस जनरल का संबंध किससे है, तो ये देखिए एक न्यूज एजेंसी थी। अब देखिए यह जो हम सब पढ़ेंगे इसे लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है और जरूर पूछता है। तो देखिए दिया है कि महत्वपूर्ण संगठन, सबसे पहले देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, और देखिए स्थापना जो किए थे 1815 में किए थे। और देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं वह राजा राम मोहन राय हैं, 1828 में इसकी स्थापना किया गया था। और देखिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, और देखिए 1839 में इसकी स्थापना किया गया था। और देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं, 1867 में किया गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, और देखिए 1875 में किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक देखिए HP ब्लाउत्स्की कर्नल अलकाट थे, 1875 में। और देखिए यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1897 में किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया 1939 में। और देखिए स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया 1923 में। देखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर किया था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने मिलकर किया था 1916 में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे 1866 में। और भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे 1876 में। और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां थे 1906 में। और देखिए खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा 1919 में। एक बार चलिए हम सब इसका रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछने का चांस है। तो देखिए यहाँ पर आत्मीय समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, 1815 में किए। ब्रह्म समाज के संस्थापक इसके भी राजा राम मोहन राय 1828 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। और देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। आगे देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक HP ब्लाउत्स्की कर्नल अलकाट 1875 में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1897 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले 1873 में। और देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया 1923 में। और होम रूल लीग का गठन एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा 1916 में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे 1866 में। और देखिए भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे 1876 में। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां 1906 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु थे 1919 में। तो देखिए इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछने का चांस है। आगे देखते हैं, देखिए वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। और देखिए इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे, इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सब। देखिए गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए जो हरिजन है यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए लिखा है कि गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन देखिए अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे, याद रखिएगा। और देखिए अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। देखिए जो अल हिलाल है यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके संपादक कौन थे। तो देखिए इसके संपादक जो थे वह अबुल कलाम आज़ाद थे, अल हिलाल पत्रिका के संपादक, याद रखिए। देखिए एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। और देखिए राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है।
भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है, जो इसको हम इम्पॉर्टेंट करने जा रहे हैं, इसे आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादिका एनी बेसेंट थी, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। देखिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, यह सब कहा जाता है। बाल यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन को, बाल गंगाधर तिलक को नहीं, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की, यह भी याद रखिएगा, अभी हम सब पीछे पड़े हैं। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, यह भी याद रखिएगा, हम सब अभी पीछे पड़े हैं। और देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार भेजा, याद रखिएगा। तो देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया गया था वह मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 दिसंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 दिसंबर 1833 को हो गई थी, और देखिए वहीं पर ही उनकी समाधि स्थापित है। और शारदा मणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए मूल शंकर या स्वामी दयानंद का मूल नाम है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वह मूल शंकर था, याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत यानी काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण स्कूल में हुआ था, याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। तो याद रखिएगा यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, हम सब देखिए पीछे पड़े हैं। और देखिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और आगे हम सब देखते हैं। देखिए राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैकर तुलसी राम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने ही की थी। और देखिए महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे, यह भी ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया, इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। देखिए 1891 ईस्वी का संपत्ति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया,
इसे भी याद रखिएगा। और सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में बना गया, याद रखिएगा। तो सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, यह भी याद रखिएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। देखिए एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, केशव चंद्र सेन ने। और नेटिव मैरिज एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, याद रखिएगा। और देखिए इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सब, नेटिव मैरिज एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वह 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई, यह भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी, आप सब याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में यह पूछ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो न्यूयॉर्क में की गई थी, इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में अभी काफ़ी बार पूछा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो वर्ष 1905 बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और देखिए गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोखले ही थे। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं, देखिए प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में या पिछले साल पीटी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, तो आप सभी से ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो देखिए वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। और देखिए 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, याद रखिएगा। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया 1833 में। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग यानी 1774 से 1785 यह थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। आगे हम सब देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट दिया है कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। ये देखिए जगह याद रखिएगा, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। और यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर
1805 को गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी, यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। देखिए यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह गाजीपुर में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, याद रखिएगा। और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोंसले दिसंबर 1803 और देखिए सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर ये सभी थे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया कि अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल यानी 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया, यह भी याद रखिएगा। तो 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। और देखिए भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी, यह भी याद रखिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि भारतीय दंड संहिता की स्थापना कब और किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और देखिए आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लेगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि अवध को कब अंग्रेजी शासन में जो है विलय कर लिया गया, तो देखिए 1856 को, इसे आप लोग याद रखिएगा। और डलहौजी के व्यपकद के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश देखिए सतारा था 1848 ईस्वी, जयपुर एवं संबलपुर, और देखिए यहाँ पर बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट है कि प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछा के, देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि भारत में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई, तो याद रखिएगा बम्बई से थाने के बीच। और देखिए यहीं पर भी प्रथम रेलगाड़ी जो है भारत में चलवाई भी गई थी। और देखिए भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। और देखिए डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था, यह भी याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ यह 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे, यह भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। और देखिए लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 हुआ था, यह भी याद रखिएगा। तो इतना याद रखिएगा कि लॉर्ड लिटन के समय ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और अगला पॉइंट है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना देखिए लॉर्ड मेयो के समय में 1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी के में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। तो देखिए भारत में अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी, लेकिन लॉर्ड रिपन के काल से ही भारत में देखिए नियमित जनगणना जो शुरू की गई वो 1881 से शुरू हुई। आगे देखते हैं, देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, देखिए अगला जो पॉइंट दिया है, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। एस एन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है।
अगला पॉइंट है, देखिए दिया है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है कि चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए इससे आप जो याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछ लेता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरण किया गया वह वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया। और देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट है कि जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। और देखिए इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। अगला पॉइंट है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए दिया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह भी याद रखिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1891 में कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे। और देखिए हरिचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर यह महासचिव थे, यह सभी लोग थे। और देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग आदि थे। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम सब जो पढ़े हैं, इस वीडियो में हम सब ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव इसको कवर कर चुके हैं। यानी हम सब भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आज अंतिम चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 है, इसे भी हम सब कंप्लीट कर लिए। यानी अब हम सब भारतीय इतिहास के अंतर्गत 5 नंबर को हम सब कवर कर चुके हैं। अब देखिए हम सब जो पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है वह देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हम सब उससे जो है 2 वीडियो में कवर कर ख़त्म करेंगे। यानी हम सब 2 दिन में कुल 10 नंबर कवर कर चुके होंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग पीटी में 80 नंबर से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखिए इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।